एसएमएस और ईमेल आपको मिल सकेंगे, तमाम जानकारियां आपको मिल सकेंगी, याचिकाएं आप दे सकेंगे इसके सहारे। तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव इसको हम कहेंगे। और याचिका भी ऑनलाइन दायर कर सकेंगे आप लोग। कोर्ट के डिजिटल होने से दिन भर में जो हजारों अपील दायर होती हैं उनसे पेपर की बचत भी होगी। और साथ ही मई के दूसरे हफ्ते में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीफ जस्टिस जेएस खेर ने इस योजना को लॉन्च किया था ताकि लोगों को आसानी हो और लोग आसानी से अपील भी कर सकें और इन तमाम चक्करों में ना पड़ें। क्योंकि जब कोर्ट अक्सर कोई भी शख्स जाता है शिकायत करने के लिए, अपील करने के लिए, तो उसे हजारों चक्कर काटने पड़ते हैं, बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो उन सब चीजों से वो बच जाएगा। ऑनलाइन आप अपनी याचिका दे सकते हैं। सुमन है हमारे साथ। सुमन, दोनों बातें बताइएगा कि ऑनलाइन होने से कि कितनी आसानी होने वाली है आम लोगों को, लेकिन एक तरफ अगर देखें तो कोर्ट पर भार भी बहुत ज्यादा बढ़ेगा। देखिए, भार बढ़ेगा। भार तो पहले से ही आप जानते हैं कि हिंदुस्तान के तमाम सारे जो कोर्ट्स में हैं उसमें 3 करोड़ से ज्यादा केसेस हैं। जिसमें खास सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट में ही तकरीबन 40,000 से ज्यादा केसेस अभी भी पेंडिंग पड़े हुए हैं। तो भार बहुत ज्यादा है इन कोर्ट पे। लेकिन जहां तक डिजिटल इंडिया और डिजिटलाइजेशन की बात है और कंप्यूटराइजेशन की बात है तो इससे वाकई में एक क्रांति की जो शुरुआत है वो आज से शुरू हो चुकी है। और इसमें आम जनता सीधे सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से, लोअर कोर्ट में अभी इसे इंप्लीमेंट करने में काफी वक्त लगेगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के हर जजमेंट को आराम से लोग सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट तक उनका अप्रोच भी हो सकता है, हाई कोर्ट तक उनका अप्रोच भी हो सकता है। अपनी अपील वो कर सकते हैं और अपील के बारे में डेट जो कब मिलेगा वो भी जान सकते हैं। एक जो अभी तक लॉयर्स का जो कॉकस रहा है, जो बिना लॉयर्स के पास आप गए हुए आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, तो उसमें भी कमी आ गई। अगर आप कानून के जानकार हैं या जनता जानती है कि कैसे आप पिटीशन फाइल कर सकते हैं, तो जनता सीधे सीधे अपील करेगी और उस पर सुनवाई होगी और सुनवाई के लिए वक्त मिलेगा उम्रा। तो वाकई में न्यायिक व्यवस्था में, न्यायपालिका में संचार क्रांति की जो शुरुआत होनी थी उसकी शुरुआत आज से हो चुकी है। देश के सभी हाई कोर्ट में इसको इंप्लीमेंट करने के लिए कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट में भी आज शुरुआत हुई है। अक्सर हमने देखा है क्योंकि यहाँ पर जो सोशल मीडिया यूजर्स हैं उनको थोड़ी बहुत दिक्कतें आती हैं। थोड़ा सा अगर बहुत ज्यादा टेक्निकल हो या फिर समझने में थोड़ी सी उनको देरी लगती है तो वो सोचते हैं कि चलो भाई हम चले जाते हैं और काम कर लेते हैं बजाय इसके कि हम ऑनलाइन करें। उनकी आसानी के लिए क्या चीजें उसमें होंगी, थोड़ा सा और अगर आप बता पाए तो। देखिए, आम जनता न्याय से उम्मीद बहुत ज्यादा करती है, लेकिन न्याय के पास तक पहुंचने में काफी वक्त लगता है उनको। क्योंकि बीच में एक मीडियोकर न्याय व्यवस्था में एडवोकेट होते हैं जो उनके बीच का एक कड़ी के तौर पे सामने आते रहे। तो यहां सीधे जुड़ाव होता है। अगर आप न्याय के बारे में जानते हैं, अगर कानून के बारे में जानते हैं, तो आप सीधे एक एप्लीकेशन उस पर डालिए, मेल डालिए, अपना मोबाइल नंबर डालिए, हर चीज आपका ऑनलाइन होगा। वहां से आपके पास मैसेज भी आ जाएगा कि आपका फला दिन कोर्ट में आपकी सुनवाई होगी। तो आम जनता सीधे जुड़ेगी। जहां तक एक्टिविस्ट की आपने बात की, एक्टिविस्ट हर चीज को जानते हैं और उनके पास पहले से ही पूरी न्यायिक व्यवस्था के बारे में जानकारी के लिए पूरी एक कमर्शियल टीम होती है जो वहां लड़ती है और लड़ाती है और समझाती है। तो सबसे ज्यादा फायदा जो है आम जनता को है कि आम जनता न्याय व्यवस्था के बारे में सीधे से जुड़े। लेकिन जो 150 रुपए कमा लेते हैं वो रैकेट जो कोर्ट में बहुत सक्रिय होते हैं, हमने देखा है बाहर जब कोई भी शख्स आता है वहां पर अपने काम के लिए, सुमन, तो उनको तो जरूर झटका लगेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। दूसरी खबर हम आपको बता दें कि आईसीएसई बोर्ड की 6ठी क्लास की किताब में जो मस्जिद का जो ध्वनि प्रदूषण है वो बताया गया। बाकायदा एक तस्वीर आप देखिए छपी हुई है यहाँ पर, उसमें आप तस्वीर को अगर गौर से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हम ये क्यों बता रहे हैं आपको खबर के। मस्जिद की तस्वीर पर इन दिनों सोशल मीडिया में गुस्सा भी फूट रहा है। किताब में मस्जिद को ध्वनि प्रदूषण का कारण बताया गया है। दरअसल सलीना पब्लिशर्स की किताब में ध्वनि प्रदूषण पर एक चैप्टर है जिसमें कार, ट्रेन, प्लेन के साथ मस्जिद की तस्वीर छपी है और इन तस्वीरों में एक शख्स को आवाज से परेशान होकर अपने कान बंद करते हुए दिखाया गया है। इस तस्वीर को लेकर गुस्साए सोशल मीडिया यूजर्स ने एक ऑनलाइन पिटीशन के जरिए किताब को बाजार से वापस लेने की मुहिम छेड़ दी है और साथ ही पब्लिशर से माफी मांगने के लिए कहा है। इस मामले में अब तक आईसीएसई बोर्ड की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन पब्लिशर ने तस्वीर के लिए माफी मांगी है और किताब के नए संस्करण में मस्जिद की तस्वीर हटाने का वादा भी किया है। तो फिजिक्स में अक्सर आपने देखा होगा कि फिजिक्स की जब किताब जो होती है उसमें साउंड करके एक चैप्टर होता है और उसमें तमाम ये सारी बातें भी लिखी होती है, लेकिन प्रदूषण के बारे में इन साहब ने बताने की यहां पर कोशिश की है। अनूप है हमारे साथ। अनूप, अब ये कोशिश जो हुई कि भाई इनके खिलाफ एक अपील कर दी गई कि ये इस किताब को बाजार से वापस लिया जाए और जो पब्लिशर हैं वो इस बात को मान भी रहे हैं कि जो मस्जिद की तस्वीर है उसको हटा दिया जाएगा अब आगे।
हेमंत गुप्ता जो पब्लिशर है उन्होंने साफ कह दिया कि अगर किसी की भावनाओं को आहत हुआ है इस तस्वीर को देख के, तो अगले संस्करण में इस तस्वीर को हटा लिया जाएगा। उनका इरादा जो है किसी की भी भावनाओं को आहत करने का नहीं था। आपको बता दूं कि 6ठी क्लास की ये किताब है साइंस की, जिसके पेज नंबर 202 पर ये तस्वीर छपी हुई है। लोगों का सोशल मीडिया पर जबरदस्त गुस्सा फूट रहा है इसको लेकर। अभी थोड़े दिनों पहले अप्रैल में सोनू निगम ने भी अजान को लेकर एक कमेंट किया था सोशल नेटवर्किंग साइट पर, जिस पर बहुत बड़ा बवाल हुआ था। पहली बार नहीं जब किसी किताब के किसी कमेंट को लेकर, किसी तस्वीर को लेकर विवाद छपा हो। 12वीं क्लास की फिजिकल एजुकेशन की किताब में एक कमेंट था महिलाओं की फिगर को लेकर कि 36-24-36 एक आइडियल फिगर है, महिलाओं को होना चाहिए। उसके ऊपर काफी विवाद हुआ था। और अभी हाल ही में बीसीए की किताब में लिखा गया था कि जो ईमेल है लड़कियों की शॉर्ट स्कर्ट की तरह शॉर्ट और क्रिस्पी होना चाहिए। जी अनूप, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पे ले रहे हैं, ब्रेक के उस पार आपको बताएंगे अपनों ने ही बढ़ाई योगी सरकार की मुश्किल। एक छोटे से ब्रेक के बाद पूरी खबर। कभी बड़ी खबर, कभी तेज खबर, कभी ताजा खबर, कभी पहली खबर। इस शोर और भागम भाग में दब जाती है असली खबर। पहुंचता नहीं पूरा सच आप तक, लेकिन ये शुरुआत। उठाएगा हर हकीकत से पर्दा, लगेगी सच्चाई और भरोसे पर मोहर। एक बार फिर आपके हक के लिए बुलंद करेगा आवाज। जैसा कि हमने आपको बताया कि अपनों ने ही बढ़ाई योगी सरकार की मुश्किलें, ये बिल्कुल सही बात इसलिए है क्योंकि आपको बता दें अभी हाल में ही डीएम को हटाने की मांग पर अड़े हैं एक मंत्री। 100 दिन का जो एजेंडा लेकर यहां पर पहुंचे योगी सरकार और किस तरीके से उपलब्धियां उन्होंने गिनाई, लेकिन विरोधियों के निशाने पर रहे। और अब जो है एक मंत्री ने मोर्चा खोल दिया है। गाजीपुर के डीएम संजय कुमार खत्री की कार्यशैली से नाराज योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर 4 जुलाई को गाजीपुर में धरने पर बैठेंगे। मंत्री की मांग है कि संजय कुमार को पद से हटाया जाए। राजभर ने साफ कह दिया है कि अगर डीएम खत्री को उनके पद से हटाया नहीं जाता है तो योगी कैबिनेट से वो इस्तीफा तक दे देंगे। मंत्री का आरोप है कि उन्होंने जिलाधिकारी को समस्याओं की सूची सौंपी, लेकिन डीएम ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। साथ ही प्रशासन के दबाव में पार्टी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आरोप भी लगाया। चलिए और अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा एक दूसरी खबर हम आपको और बताते हैं कि किस तरह से योगी आदित्यनाथ की बढ़ रही हैं मुश्किलें। और अपना दल के साथ बीजेपी चुनाव लड़ती है विधानसभा यूपी में। कई जगहों पर आपको बता दें कि अपना दल का बहुत खासा असर रहा और बहुत मजबूती के साथ अपना दल के विधायकों ने जीत दर्ज की। अब उन विधायकों के साथ क्या हो रहा है और कौन कर रहा है, जरा ये भी सुनिए। जिस भारतीय जनता पार्टी अपना दल गठबंधन को बीते विधानसभा चुनाव में जनता ने हाथों हाथ लिया था, वही अब सियासी तलखी का शिकार हो चला है। दरअसल रविवार को प्रतापगढ़ के कोहडौर बाजार में एक जनसभा का आयोजन किया गया था और इस जनसभा में पट्टी से बीजेपी विधायक और कैबिनेट मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह शामिल हुए। इस मौके पर जनता से सवाल जवाब में राजेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि मंगरौरा क्षेत्र का विकास उनकी प्राथमिकताओं में एक है। उन्होंने अगले 15 दिन के अंदर क्षेत्र में विकास का वादा किया। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर 15 दिन के अंदर क्षेत्र में विकास की बयार नहीं बनी तो विश्वनाथगंज से अपना दल विधायक आरके वर्मा और सदर से अपना दल विधायक संगम लाल गुप्ता और रानीगंज से बीजेपी विधायक धीरज ओझा के मुंह पर कालिक पोत देना। मंत्री जी यही नहीं रुके, उन्होंने ये भी कहा कि वो मंगरौरा के लिए मंत्री पद भी छोड़ सकते हैं। सांसद हरिवंश सिंह के लिए उनका कहना था कि कोहडौर क्षेत्र में उनकी जमानत तक नहीं बचेगी। मंत्री के इस बयान के बाद सियासी खलबली मच गई है। पूरे जिले में भाषण का वीडियो भी वायरल हो रहा है।
प्रदीप है हमारे साथ। प्रदीप से जान लेते हैं सबसे पहले ये कि डीएम को हटाने की मांग पर अड़े हैं मंत्री, यहां तक कि धरना तक अब वो देने की तैयारी कर रहे हैं। प्रदीप, इसके बारे में क्या आपके पास जानकारी है और क्या योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में हो क्या रहा है, उनकी सरकार में हो क्या रहा है कि उन्हीं के जो मंत्री हैं वो जिद में आ गए हैं और अड़ गए हैं, काम की बजाय वो इन तमाम चीजों पर ध्यान दे रहे हैं, और क्या योगी आदित्यनाथ की तरफ से कोई एक्शन हो सकता है इसको लेकर? जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री इस पर एक्शन लेंगे को लेकर। अगर जनता तक मैसेज जाएगा तो 2019 का लोकसभा चुनाव कहीं ना कहीं इनको हारता दिखाई देगा, कहीं हाथ से छूटता नजर आएगा। अगर विकास की बात की जाए, जो अभी राजभर जी ने कहा और बाकी लोगों ने कहा, राजभर जी का जो आरोप है कि डीएम सुनवाई नहीं कर रहा है, अगर कैबिनेट मंत्री की सुनवाई डीएम नहीं कर रहा है तो आखिर आम जनता की क्या पोजीशन होगी, इसकी दशा आप खुद समझ सकती हैं। साथ ही साथ आपको बता दूं कि जो कैबिनेट मंत्री हैं राजभर जी का ये पहला कोई बयान नहीं है। इसके पहले खुद को गब्बर सिंह कहे थे। कहीं ना कहीं जो रवैया है इनका, कहीं ना कहीं दबंगई है, वो दबंगई इनकी कहीं कहीं धूमिल होती नजर आ रही है। जो ये डीएम पे हनक दिखाना चाहते हैं वो नहीं दिखा पा रहे हैं, वो हनक कहीं ना कहीं कम पद होती नजर आ रही है, जिसके कारण काफी नाराज हैं। आज वो सीएम से मुलाकात करेंगे, 19 शिकायतों की सीडी लेकर जाएंगे। जी, डीएम को हटाने की मांग इनकी है, धरने तक बैठने मजबूर हो गए हैं। लेकिन अगर बता दें कि कैबिनेट मंत्री अगर धरने पर बैठेगा, वो भी भारतीय सत्ता दल पार्टी का, ये बड़ी घटना है। और अगर इसको गंभीरता से मंत्री जी नहीं लिए तो कहीं ना कहीं मैसेज जो जनता में वो बड़ा गंभीर होगा। ऐसे में तो मुश्किलें योगी आदित्यनाथ की बढ़ रही हैं। वो जिस तरीके से काम करना चाह रहे हैं निष्पक्ष होकर, वो काम हो ही नहीं पा रहा है, क्योंकि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जिस तरीके से सीईओ श्रेष्ठा विधायकों को डांटती हैं तो उसके बाद उनका तबादला कर दिया जाता है। तो डीएम जो है, अब डीएम रह क्या गए, मतलब उनकी जो डीएम है या अफसर हैं उनकी कोई पोजीशन भी तो होती होगी। इस तरीके से धमकी देना डीएम को, इस तरीके से धरने पे जाना और दबाव बनाना कि भाई जो हमने शिकायतें आपसे की थी आप क्यों नहीं उसको कर रहे हैं, तो ये डराने वाली बात ही तो हुई कि आप मंत्री हैं, आप सरकार में हैं, इसलिए आप डरा रहे हैं अफसरों को। फिलहाल एक दूसरी खबर प्रदीप आपसे ये है कि जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जो अपना दल के विधायक हैं उन पर बीजेपी की मंत्री साहब ने ये कहा है कि कालक पौध देनी चाहिए अगर वो काम नहीं करते हैं। ये जनता से उन्होंने कहा है, वीडियो तक वायरल हो रहा है। आपने अगर ये वीडियो देखा है और इनकी अभी तक सफाई क्या आई है इस बारे में? अभी तक कुछ तरह को सफाई नहीं दिया इन्होंने। आपको बता दूं कि ये भी एक बात की जाए, इनकी अगर बीजेपी विधायकों की बात की जाए या अपना दल जो सहयोगी पार्टी है उन विधायकों की बात करें, इनको कहीं ना कहीं अपनी सत्ता जो वादा किया था अपने उसको वो पूरा नहीं कर पा रहे हैं, जिसके कारण वो काफी नाराज हैं। और कहीं ना कहीं जो विधायक का या मंत्री का जो हनक होता है या थोड़ी दबदबा होता है, जो जनता की शिकायतें आसानी से डीएम से पैरवी करते हैं या एसपी से पैरवी करते हैं, वो नहीं कर पा रहे हैं। कहीं ना कहीं जो डीएम है और एसपी हैं वो सीधे सीएम से बात करना चाह रहे हैं कि कैबिनेट मंत्री की सुनवाई नहीं कर रहा, मंत्री सुनवाई नहीं कर रहा। इससे वो काफी नाराज हैं। और जो स्थानीय विधायक हैं, जो मंत्री नहीं बन पाए हैं, वो मंत्री जो बने हुए हैं उनको कहीं ना कहीं दबाना चाह रहे हैं, उनके कार्यों को धूमिल करना चाह रहे हैं ताकि उनको साइड किया जाए और उन्हें विधायक जी प्रदीप, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। और एक खबर बताते हैं, और ये भी बीजेपी शासित राज्य मध्य प्रदेश की हम आपको बता रहे हैं। यहां पर पौधारोपण शुरू हो चुका है। वादा किया गया है सीएम की तरफ से कि तकरीबन 6 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे और ये एक बहुत अच्छा स्टेप हो सकता है। लेकिन अब इसको एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जा रहा है ताकि लोग जरूरत से ज्यादा आए, आगे बढ़ें और इस तरह के कदम में हिस्सा लें। तो ये एक बहुत बड़ी और सराहनीय कदम इसको हम कहेंगे। यहां पर मध्य प्रदेश में पौधारोपण को लेकर सीएम शिवराज का कहना है कि जनता ने पूरे प्रदेश में 6 करोड़ पौधे लगाकर इतिहास रचा है। नर्मदा किनारे के 24 जिलों में कल 6 करोड़ पौधे लगाने का शिवराज सरकार ने दावा किया है और 6 करोड़ पौधारोपण के महाअभियान को लेकर विश्व रिकॉर्ड बनाने की भी तैयारी है। वहीं इसे लेकर नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने पौधारोपण कार्यक्रम के गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराने पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अजय सिंह का कहना है कि पौधारोपण के नाम पर 240 करोड़ तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में ही जाएंगे। गिनीज बुक में नाम दर्ज कराने के लिए 40 रुपए प्रति पौधा खर्च करना जरूरी है। हालांकि इस मामले में सरकार की प्रतिक्रिया नहीं आई है। पेड़ थोड़ा साइड कर, सब पौधे को वीरेंद्र शर्मा हमारे साथ मौजूद है, हमारे संवाददाता, उनसे जान लेते हैं। वीरेंद्र, एक अच्छा कदम इसको कहेंगे कि भाई अगर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना भी है तो उसके लिए सीएम साहब काम करने की कोशिश कर रहे हैं, पौधे लगा रहे हैं और लोगों को इससे जोड़ भी रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस को ये बात खटक रही है।
देखिए, निश्चित रूप से अपने आप में बेहद सकारात्मक पहल है और अपने आप में ये विश्व में एक ऐसा दिन था कल का जो 6 करोड़ पौधे लगाकर मध्य प्रदेश की सरकार ने विश्व कीर्तिमान बनाया। लेकिन जो कांग्रेस की आपत्ति है वो ये है कि अगर 40 रुपए प्रति पौधा खर्च किया गया, 240 करोड़ रुपए इस पर खर्च हुए, तो ये कहीं ना कहीं फिजूल करती है, जनता के पैसों को एक तरह से फिजूल खर्च किया गया है। उसके बावजूद अगर देखा जाए तो समग्र रूप से ये पूरा का पूरा जो अभियान था, जिसमें सरकार ने 24 जिलों में लाखों लोगों को एक साथ जोड़ा और लाखों लोगों को जोड़ने के साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो भी वृक्ष लगाए गए हैं, जो भी पौधे लगाए गए हैं, उनके वृक्ष मित्रों